बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन पे बात होनी है आज, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी आप जान चुके हैं कि एक आधुनिक विधा है, ब्रांच है, जिससे कि ह्यूमन वेलफेयर को अच्छा बनाया जा रहा है। तो हम इसका यूज लें, एप्लीकेशन जब तक ना हो तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो ह्यूमन वेलफेयर में बायोटेक्नोलॉजी के कुछ फायदे हैं, कुछ फायदे आप पहले जान चुके हैं, तो कुछ फायदे छुपे हुए थे, उन्हें हम देखते हैं। ठीक, सबसे पहला है जीन थेरेपी। जीन थेरेपी, जीन तो सब बच्चे जानते हैं या नहीं जानते? क्या होता है? हैं? जीन आप जानते हैं, डीएनए के बने छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक यूनिट है ना, जो एक मेटाबॉलिक रिस्क को कंट्रोल करता है। जीन है, पार्ट ऑफ डीएनए है। तो अब जीन थेरेपी, अब आप मन में सोचिए, यदि कोई बच्चा ऐसा पैदा हो जाए जिसे कोई रोग जन्म से हो, अनुवांशिक हो, क्या हो? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाली कोई डिजीज हो, बीमारी। यस, तो निश्चित रूप से अगर कोई ऐसी बीमारी है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होने वाली है, या जीन के म्यूटेशन के कारण उसमें उत्पन्न हो गई है, उसका इलाज क्या हो सकता है? व्हाट इज द रेमेडी, व्हाट इज द ट्रीटमेंट फॉर इट? क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, उसके बारे में सोचिए भाई। अगर जीन की है तो जीन में ही चेंज करना पड़ेगा, जेनेटिक इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी, जीन में थेरेपी करनी पड़ेगी, जीन को सुधारना पड़ेगा, है ना? जीन को सुधारना पड़ेगा। जब तक हम जीन को नहीं सुधारेंगे, हम उसका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। तो यानी कहने का मतलब ये है, जीन थेरेपी के अंतर्गत हमें ऐसी बीमारियों का इलाज करते हैं जो प्रायः अनुवांशिक हैं या म्यूटेशन में जीन की डिफॉर्मेशन के कारण उत्पन्न हुई। ठीक, तो जीन में चेंज करना पड़ेगा, है? कैसे चेंज करेंगे ये जीन में चेंज? ये एक सोचने वाली, इस पे सोचने वाली बात है कि जीन थेरेपी कैसे की जाए। ये एक अलग पहलू है, जीन थेरेपी को करते हैं। क्या किया जाए भाई? एक अच्छा जीन डाला जाए, एक अच्छा जीन उसके अंदर डाला जाए, जिस चीज को, वो जीन, जिस प्रतिक्रिया को, जिस फिजियोलॉजी को वो जीन प्रभावित कर रहा था, इफेक्ट डाल रहा था, उससे एक स्वस्थ जीन उसके अंदर, उस टिश्यू के अंदर, उस सेल्स के अंदर डाला जाए, तभी तो ठीक हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? क्यों भाई? तो तब जीन थेरेपी होती है, जीन ट्रीटमेंट होता है। ऐसी एक थेरेपी कब की गई जानते हैं आप? किसी बच्चे को पता है सबसे पहली जीन थेरेपी कब की गई सक्सेसफुल? 1990 में। कब की गई? 1990 में। एक 4 साल की बच्ची थी जिसे एक बीमारी थी। क्या? बताओ क्या बीमारी थी? विटामिन नहीं, एंजाइम। कौन सा एंजाइम था? ADA। इस बच्ची ने कहा ADA, फुल फॉर्म बता सकता है कोई मुझे? है? आ डेफिशिएंसी कौन बताएगा? मैंने तो हिंट भी दिया।
ये तो पढ़ाया था मैंने पहले, है ना? फिर क्यों नहीं याद है? किसे याद है? एक बच्ची को याद है। तुझे याद है? नहीं याद। इतने से भी अंदाजा नहीं हुआ जितना मैंने नाम बताया? तुम्हें याद हुआ? नहीं। तुम्हें नहीं याद, तुम्हें भी याद नहीं हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए, याद तो आना चाहिए। इतना अच्छी तरह से मैंने आपको बताया था ये, बताया था। फिर याद क्यों नहीं आ रहा? याददाश्त वापस क्यों नहीं आ रही? कहीं नोट भी नहीं करा था? करा था? ढूंढ रहे हो? ढूंढ के बताओ अच्छा मुझे, अगर पता लगेगा नोट किया था या नहीं किया था। जल्दी से ढूंढ के बताओ। अब तो थोड़े से दिन रह रहे हैं, तो फिर पढ़ रहे हो? पढ़ाई चल रही है कम, है ना? हाँ बेटा, मिला नहीं मिला? एनसीईआरटी लेके आते नहीं तुम? लाते हो एनसीईआरटी? लाते तो अब तक बता देते। एनसीईआरटी पढ़ने की आदत अभी तक नहीं डाली। मैंने कहा एनसीईआरटी को ही पढ़ना है। सर पढ़ तो रहे थे, 11th के लिए आई से 12th की नहीं लाए? चलो, ये एक एंजाइम है बच्चों, जो टी लिम्फोसाइट के मैच्योरेशन के लिए जरूरी होता है। किसके जरूरी होता है? टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट सेल क्या करती हैं? हमारे इम्यून सिस्टम को बनाती हैं। क्या बनाती हैं? इम्यून सिस्टम को बनाती हैं। इम्यून सिस्टम, अगर ये सेल मैच्योर नहीं, ये एंजाइम नहीं होगा, एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम नहीं होगा, तो टी लिम्फोसाइट मैच्योर नहीं होंगी। टी लिम्फोसाइट मैच्योर नहीं होंगी तो इम्यूनिटी नहीं होगी। इम्यूनिटी नहीं होगी तो कोई सी भी बीमारी आकर घेर सकती है, जीवन खतरे में पड़ सकता जीवन खतरे में पड़ सकता है। तो इस बच्ची के साथ भी ऐसा ही था, इसमें एंजाइम बन नहीं रहा था, एंजाइम बन नहीं रहा था। तो जब एंजाइम नहीं बन रहा था, तो भाई क्या किया जाए? क्या विकल्प, क्या थेरेपी से दी जाए? इसे एंजाइम के इंजेक्शन लगा दें। एक तरीका तो यह है कि इसे एंजाइम थेरेपी दी जाए। एंजाइम आए बच्चे, एंजाइम के इंजेक्शन इसे दिए जाए। लेकिन ये तो हमें पूरी जिंदगी भर करना पड़ेगा उसके साथ, पूरी जिंदगी भर वो इंजेक्शन लगवाती फिरेगी, और कब कितना कम हो जाए एंजाइम नहीं कह सकते। तो ये व्यवहारिक नहीं लगा। उसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाए। लेकिन ये दोनों की दोनों जो थेरेपी है, ये क्योर नहीं है, ये उसका परमानेंट क्योर नहीं, स्थायी समाधान नहीं है। फिर क्या किया जाए भाई? बोन मैरो भी नहीं कर पा रहे हैं हम, तो क्या किया जाए? फिर एक तरीका ये है कि भैया बायोटेक्नोलॉजी का सहारा लें। इसकी जो लिम्फोसाइट्स हैं उन्हें बाहर निकालें, बॉडी से बाहर निकाल के उन्हें अलग मीडिया में कल्चर करें उनमें, और उनमें बायोटेक्नोलॉजी का सहारा लेके डीएनए डाला जाए। है? क्या डाला जाए? डीएनए डाला जाए इस एंजाइम को बनाने वाला, कि भाई उसमें एंजाइम को गायब है, वो डीएनए गायब है, वो एंजाइम, वो डीएनए का वो हिस्सा काम नहीं कर रहा, वो जीन काम नहीं कर रहा जो इस एडीए को बनाने वाला है। तो क्या किया जाए? अलग से क्या डाल दिया जाए? जीन डाल दिया जाए, डीएनए डाल दिया जाए। अब बताइए, क्या ये परमानेंट होगा? अगर हम उसकी टी लिम्फोसाइट को निकालें, लिम्फोसाइट को बाहर डेवलप करें और उनमें डीएनए डालते हैं, बताओ स्थायी हो गया कि नहीं हो गया? है? हुआ? सोच के बताओ थोड़ा सा और।
एक सेल निकाली हमने, कुछ सेल बाहर निकाली, उसमें जो रिक्वायर जीन था वो हमने अंदर डाल दिया इसमें, और अब इस सेल को उस बच्ची के अंदर डाल दिया। क्या ये परमानेंट सॉल्यूशन हुआ या नहीं हुआ है? हो गया? नहीं हुआ। ये बच्ची कह रही नहीं हुआ, आप कह रहे हैं हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? तो हमने, हाँ, हो गया, हाँ, बड़ा सा हमारे जो लिम्फोसाइट है हाँ, सर, उसकी चेंजिंग भी तो बाकी है ना। जो दूसरी बच्ची हुई है। देख, बात आपकी ठीक है। हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि एंजाइम बनना तो शुरू हो गया ना उसके अंदर। अब पहले तो बन नहीं रहा था एंजाइम। अब ये जैसे हमने डाली कुछ लिम्फोसाइट, उसमें बाहर निकाली हमने, कल्चर की उन्हें, और उनमें जीन डाल के उन्हें अंदर डाल दिया, तो अब तो बनना शुरू हुआ कि नहीं हुआ है? तो स्थायी समाधान क्यों नहीं है? इन बच्चे ने कहा कि स्थायी समाधान है। ये बच्ची कह रही है कि नहीं है, ये भी कह रही है नहीं है। तू क्या कह रही है? नहीं है परमानेंट। तो ये बच्चे कह रहे हैं परमानेंट सॉल्यूशन हो गया। कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं। आपने तो कहा भाई जब डीएनए ही बदल दिया अब तो बनना ही शुरू हो गया, हाँ, अब तो बनेगा। लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन क्यों नहीं है? ये बताएं, बताओ। क्योंकि ये काम हमने किसमें किया है? लिम्फोसाइट में। और इनका जीवन काल कितना होता है? जीवन काल कितना होता है? 2 से 4 दिन। 2 से 4 दिन बाद तो ये मर जाएंगी। मर जाएंगी। जो हमने काम किया है वो सारा क्या हो गया? देखा भाई, सेल मर गई, सेल के साथ डीएनए भी मर गया, वो काम खत्म हुआ। तो भैया ये परमानेंट सॉल्यूशन। तो फिर परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? परमानेंट सॉल्यूशन तब है अगर हम डिटेक्ट कर पाते कि इस बच्चे का जो एम्ब्रियोनिक स्टेज है, जब वो बच्ची अपनी माँ के भ्रूण में भ्रूण अवस्था में थी, भ्रूण छोटा सा था, एम्ब्रियो छोटा सा था, तब हम उस जीन को ट्रांसप्लांट कर देते। तब सारी जितनी भी सेल बनती सब ऑटोमेटिकली कैसी बनती? इस एंजाइम वाली बनती। तब हमें बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन चूंकि वो बच्ची 4 साल की हो गई थी, अब उसमें भाई ये भी नहीं किया जा सकता था, है ना? लेकिन फिर भी उसका ट्रीटमेंट किया गया, उसे अलग माहौल में रख के उसको ट्रीट किया गया। लेकिन अगर हम किसी तरह से जान पाते ये बात, कि पहले से ही जान पाते कि भैया इसमें ये बच्ची में ये रोग है, और उसे हम भ्रूण में ही चेंज कर देते, तो सबसे बड़ी बात तो वो होती, वो परमानेंट क्योर हो जाता। तो हम आज की डेट में अगर भ्रूण में जान लें कि भैया एम्ब्रियो में जान ले कि इस बच्चे में ये रोग आने वाले हैं, और ये हेरिडिटरी रोग हैं, और इन रोग को हम यहीं पर ठीक कर सकते हैं, देन वो बच्चा स्वस्थ होगा, उस बीमारी से रहित है। ठीक है नहीं? तो ये फायदा होता है जीन थेरेपी का। ठीक, समझ में आ गया? जीन थेरेपी का मतलब समझ में आया या नहीं आया? कि ऐसे जीन थेरेपी की जा सकती है, जीन को ठीक किया जा सकता है। चलिए, अब हमने बीमारी के डायग्नोसिस की बात की है ना? तो जब हम डायग्नोसिस की बात करते हैं तो इसका एक दूसरा कॉन्सेप्ट आता है, मोलिक्यूलर डायग्नोसिस। क्या आता है? मोलिक्यूलर डायग्नोसिस। मोलिक्यूलर का मतलब कौन सा मोलिक्यूलर? मोलिक्यूल का मतलब दो ही तो मोलिक्यूल हैं, डीएनए और आरएनए, न्यूक्लिक एसिड जो हमारा है ना? उस बेस पर हम डायग्नोस कर लें। अब सामान्यतः हम देखते हैं, अगर हमें किसी बीमारी का इलाज करना हो, किसी भी बीमारी का इलाज करना हो, तो सबसे पहले क्या जरूरी है? कि उस बीमारी को हम जल्द से जल्द पहचान लें कि भैया ये बीमारी हम में है। पहला पॉइंट। तभी दूसरा, दूसरा क्या है? उस बीमारी की हम फिजियोपैथोलॉजी को जान लें। फिजियो, भाई उस बीमारी पे काम कैसे करना है,
उस बीमारी में कैसे कैसे आगे बढ़ना है, उसकी पैथोलॉजी कैसे है, उसकी फिजियोलॉजी क्या है, इसे भी तो जानना जरूरी है क्या नहीं? पहचान ली, और पहचानने के बाद हम कुछ जानते नहीं उसे करने के बारे में। मैं जान गया कि भैया ये एक राक्षस है, ठीक है भाई, राक्षस जान लिया, लेकिन जब तक मुझे ये ना पता हो इस राक्षस को मारना कैसे है, तब तक तो इस जानने का कोई ज्यादा बड़ा फायदा नहीं हुआ, है ना? तो हमें दो चीजें जरूरी है कि हम एक अर्ली डायग्नोसिस कर लें, और दूसरा क्या कर लें, पैथोफिजियोलॉजी को पहचान लें उसकी बीमारी की, है ना? अब जो पैटर्न है बीमारी का पहचानने का, वो तो क्या है भैया, हम ब्लड टेस्ट कर लो, सीरम टेस्ट से है या यूरिन टेस्ट से है। लेकिन सीरम टेस्ट और यूरिन टेस्ट हम जब करते हैं जब वो बीमारी पूरी की पूरी फैल चुकी होती है, तब वो पकड़ में आती है बात, और हम चाह रहे कि शुरू में ही पकड़ लें। तो ऐसी कौन सी टेक्निक है हमारे पास कि हम उन टेक्निक्स के द्वारा, उन तकनीकियों के द्वारा उस बीमारी को शुरू में ही पहचान लें, कि पहचान ले भैया ये रोग आ गया है। एक तो है रिकॉम्बैंट, हाँ वो भी आएगी, रिकॉम्बैंट डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बैंट डीएनए टेक्नोलॉजी। एक ये बच्ची बता रही है पीसीआर, क्या बता रही है? कितने बच्चों को पीसीआर की फुल फॉर्म पता है? 1 2 3, तीन ही बच्चों को पता। हाँ, पॉलीमर चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज, क्या है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर, है ना? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर से हम पहचान लें, क्योंकि ये पीसीआर मैं बताऊंगा क्या काम करेगा। और क्या है भैया? क्या है ये एलिजा? क्या है भैया? ये क्या है? ई फॉर एंजाइम, एल फॉर लिंक्ड, आई फॉर इम्यूनो, हाँ सोरवेट, एस से एलिसा, ठीक है ना? इस टेस्ट के द्वारा हम पहचान सकते हैं। तीन टेक्नोलॉजी, और क्या है भैया? और भी है कुछ? ऑटो रेडियोग्राफी, ऑटो रेडियोग्राफी। सामान्यतः जब हम बीमार होते हैं तो हम लक्षण को देखते हैं, लक्षण को देख के कहते हैं भाई हमें बीमारी आ गई। और किसी भी जो उसका ऑर्गेनिज्म है, कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो बैक्टीरिया हो चाहे वो वायरस हो, जब लक्षण आते हैं तो उनकी संख्या बहुत बढ़ चुकी होती है, उनकी संख्या बहुत। अब जब संख्या इतनी बढ़ चुकी है तो हम, हो सकता है उसका वो जो इलाज हम शुरू में कर सकते हैं जब उनकी संख्या कम थी, अब ना कर सकें, है ना? क्यों? क्योंकि उन जो ऑर्गेनिज्म है उनका डीएनए बहुत कम है शुरू में, और जब डीएनए बहुत कम होता है तो ये पीसीआर टेक्निक बहुत उसे डिस्टिंग्विश कर लेती है, वो तो थोड़ा सा ही बहुत है? उसे पहचान लेती है। तो ये टेक्निक हमारे काम आती है। आप जानते हैं कि भैया एचआईवी को अगर शुरू में डिटेक्ट करना हो, एड्स है ना, तो हम इन टेक्निक का सहारा लेते हैं ना? ऐसे ही कैंसर में, ऐसे ही किसमें? कैंसर में इनका सहारा लेते हैं, डिटेक्ट कर लेते हैं, और इलाज ट्रीटमेंट शुरू में ही शुरू कर देते हैं, फैलने से पहले ही ट्रीटमेंट क्या कर देते हैं? शुरू कर देते हैं। तो इसका फायदा मिलता है, इसका क्या मिलता है? फायदा। चाहे वो एड्स हो, कितनी घातक बीमारी आपको पहले बताया मैंने,
कैंसर भी ऐसे ही, हमने इस बीमारी के बारे में पढ़ा है, काफी है, अच्छा पढ़ा है हमने। तो इनके बारे में, इनका अर्ली डिटेक्शन जितना जल्दी हो जाए, हम उतना बेहतर इसको कंट्रोल कर सकते हैं, उतना बेहतर हम इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं और इनको ट्रीट किया जा सकता है। क्लियर है? तो ये क्या था? मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस इनके द्वारा किया जाता है। अच्छा, इसमें क्या किया जाता है रेडियोग्राफी में? सपोज कीजिए हम इसमें सिंगल स्टैंडर्ड न्यूक्लिक एसिड, चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो, सिंगल स्टैंडर्ड लेते हैं और उसके साथ एक रेडियो एक्टिव बाइंड कर देते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रोब। जिसे हम क्या कहते हैं? प्रोब। ठीक। और फिर हम सपोज कीजिए ये तीन है, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये लेकिन ये म्यूटेंट जीन, ये क्या है? म्यूटेंट जीन है। तो भैया ये इसके साथ ठीक रहेगा, इसके साथ भी ठीक रहेगा, लेकिन यहां पर ये डिटेक्ट हो जाएगा इसका, क्योंकि ये इसका कंप्लीमेंट्री डीएनए नहीं है, क्योंकि इसमें म्यूटेंट है, क्योंकि ये म्यूटेंट, ये क्या है? इसका म्यूटेंट है। तो हम पहचान लेंगे कि भैया यहाँ दोष है, इस जीन में दोष है, यहाँ डीएनए में, इस इंडिविजुअल में दोष है, और हम उस दोष को पहचान सकते हैं इस थेरेपी के लिए। क्लियर? तो यहाँ पर भी हम मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस का उपयोग बीमारियों को जल्दी पहचानने में और सही समय पर उन्हें कंट्रोल और ट्रीट करने के लिए कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? एक और आता है तीसरी चीज, वो है क्या? ट्रांसजेनिक एनिमल। ट्रांसजेनिक एनिमल क्या है भाई? ट्रांसजेनिक एनिमल सामान्यतः जो एनिमल्स हैं उनमें बाहर से कोई जीन या डीएनए डाल दिया जाता है, जिससे कि वो हमारे काम आ सके, यूजफुल हो सके, उसे ट्रांसजेनिक एनिमल या ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। हैं? अब ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाए क्या क्या गए हैं? क्या क्या बनाया गया? चूहे, सबसे ज्यादा चूहे ही, 95% तो माइस ही है। सबसे ज्यादा ट्रांसजेनिक एनिमल क्या बनाए गए हैं? माइस, सबसे ज्यादा यही बनाया जाता है। मंकी है, मंकी बनाए गए हैं, काऊ बनाई गई है, शिप भी बनाया गया है, फिशेस भी बनाई गई, फिश भी बनाई गई एनिमल्स में, एनिमल्स की बात है ना। शिप भी बनाई गई है, फिश भी बनाई गई है ना, काऊ भी बनाई गई है। ये ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाए गए हैं। क्यों बनाए गए हैं? ह्यूमन वेलफेयर के लिए, ह्यूमन वेलफेयर के लिए। अब ये ट्रांसजेनिक एनिमल बनाए क्यों गए हैं? ये इसकी कई फील्ड है। क्या है? कई फील्ड, कई कारण से हम इन्हें, ये हमें बनाने की जरूरत पड़ी। किसी भी जीन का कॉमन बिहेवियर क्या है? कोई भी जीन कैसे काम करता है, क्या उसकी फिजियोलॉजी है, किस प्रकार से वो काम करता है, उस सबको जानने के लिए भी हमें इस प्रकार के एनिमल्स की जरूरत पड़ती है। हम देखते हैं भैया उस डाल के उसके अंदर, है ना, ट्रांसजेनिक की, भैया ये जीन क्या काम करेगा। अच्छा, माइस जानते हैं? माइस, माइस का जो जीनोम है वो आदमी के जीनोम से काफी, ऐसे माइस तैयार किए गए जो आदमी के जीनोम से काफी मिलते जुलते होते, काफी उसके पास होते हैं, थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है, ठीक है ना। तो बनाएंगे भाई जीन के बारे में हम पहचाने, उसकी फिजियोलॉजी को पहचाने, जीन की कार्य प्रणाली को हम जान पाए कि जीन कैसे काम कर रहे हैं, क्या प्रभाव वो शो कर रहे हैं हमारे शरीर, है ना। तो इसके लिए भी हमें किसकी जरूरत है? ट्रांसजेनिक एनिमल्स की जरूरत है, पहली बात। दूसरा क्या जरूरत है? हैं? स्टडी ऑफ डिजीज कह रहा है बच्चा, बिल्कुल ठीक कह रहा है, स्टडी ऑफ डिजीज।
भैया कोई बीमारी है और कोई बीमारी कैसे बढ़ती है, कैसे फैलती है, कैसे ट्रीट होती है, इसको यदि हमें अध्ययन करना है, थोड़े समय में लंबी जनरेशन के ऊपर अध्ययन करना है, तो हमें तो इस तरह के जंतुओं का सहारा लेना पड़ेगा, माइस जैसे का सहारा लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा, कि हम उस बीमारी के बारे में पूरी अच्छी तरह से जान सके, हैं? कि भैया क्या उस बीमारी का लेखा जोखा है, वो बीमारी किस दिशा में कैसे बढ़ती है, कैसे कैसे वो अपना बिहेवियर शो करती है। तो किसी भी बीमारी का यदि हमें ट्रीट करना है, तो मैंने कहा था पहले हमें उसे पहचानना, उसकी चाल समझनी जरूरी है। कहने का मतलब एक शुद्ध भाषा में कहूं तो बीमारी की क्या समझनी जरूरी है, चाल समझनी जरूरी है कि बीमारी चल कैसे रही है, बीमारी कैसे डेवलप हो रही है, कैसे डेवलप होती है, किस किस चीज को प्रभावित करती है, कैसे प्रभावित करती है, किन किन बातों से वो बीमारी खुद प्रभावित होती है। तो इन सब का अध्ययन करने के लिए हमें क्या चाहिए, ऐसे एनिमल चाहिए जिनमें हम उस बीमारी को डालकर, उस बीमारी के कीटाणु डालकर उन पर अध्ययन कर सके, है ना। तो इसलिए भी हमें ट्रांसजेनिक एनिमल चाहिए। और क्यों चाहिए भैया, वैक्सीन है, आपने देखा वैक्सीन सीधे सीधे आदमी को तो नहीं लगाई जा सकती। किसी भी कोई भी वैक्सीन अगर हमने डेवलप की है, कोई भी वैक्सीन यदि हमने डेवलप की है, तो क्या करें उसका, सबसे पहले तो भैया डेवलप करने के बाद जानवरों पे उसके उससे अध्ययन करेंगे कि भैया इन्हें क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसका कोई बैड इफेक्ट तो नहीं है, और जानवरों पे कितना इफेक्ट है। तो सबसे पहले किस पे किया जाता है, बंदरों पे किया जाता है, आदमी के लिए तो है ना बंदरों पे। तो हमने माइस इसलिए ज्यादा तैयार किए कि भाई बंदरों की संख्या से, बंदरों से ज्यादा हम माइस पे कर लें और जल्दी ज्यादा रिजल्ट मिलेंगे, है ना। बंदरों पे इसलिए किया जाता है, बंदर आदमी के करीब माने जाते हैं, तो हमने चूहे ही ऐसे तैयार कर दिए जो आदमी के करीब हो, हमने चूहों में ही ऐसा जीनोम डाल के तैयार कर दे जो आदमी के क्या हो, काफी करीब हो। तो इसलिए बंदरों, इन ट्रांसजेनिक एनिमल्स पे हम इफेक्ट देखते हैं। अगर इन्हें नुकसान करेंगे तो हमें भी नुकसान करेंगे, चाहे ये चीज इन्हें नुकसान कर रही है तो इसमें मॉडिफाई करते हैं, मॉडिफाई करके कि भाई ये अभी आपने कोरोना की वैक्सीन बनी थी, है ना, तो इतनी जल्दी कैसे आ गई मार्केट में, जानते हैं, ये बायोटेक्नोलॉजी का ही, हमने कई चूहों पे लगाई, कई पीढ़ी के चूहों पे लगाई उससे कई बार, जो हमारे जैसे मिलते जुलते थे जीन में, कि भैया इन पे जो असर दिख रहा है वही हम पे दिखे, इन पे जो असर दिख रहा है वही हम पे दिखेगा, तब हम उसे मार्केट में देते हैं। फिर आदमी पे भी एकदम नहीं लगाई, फिर क्या किया हमने, आदमियों में भी एक समूह बनाया, स्वैच्छिक वाले पकड़े पहले, भैया जो इच्छा से लगवाना चाहते पहले वो ग्रुप आए, फिर उन पे अध्ययन किया कुछ ग्रुप पे, जैसे हर देश में किया गया कि भाई हमारे देश की जलवायु अलग है, तो हम तो अपने देश पे अलग करेंगे, हम अपने देश पे अलग करेंगे, तो कुछ 500 हजार 2000 लोगों के एक समूह बनाए गए अलग अलग क्षेत्रों में, उन्हें वो वैक्सीन लगाई गई, उन्हें वॉच किया गया, और उन्हें देखा गया, जब देख लिया कि हाँ भाई ठीक कर रही है काम, फिर क्या किया हमने, फिर आम पब्लिक के लिए लेके आए उससे, ऐसी वैक्सीन आती है कोई भी, है ना। पोलियो वैक्सीन, पोलियो वैक्सीन चूहों पे लगाई गई, पहले देखा नहीं आपने, अगर आप देखें अपनी हमारी बस्तियों में क्या था भाई, हमारी बस्तियों में जो मल निस्तारण की समस्या थी वो बहुत बड़ी समस्या थी, है ना, मल का निस्तारण नहीं हो पाता था, खुले में मल रहता था, और उसके कीटाणु वायरस के उसमें मल में ही रहते थे, तो बच्चे उससे इफेक्ट होते थे, तो बच्चों को क्या हो जाता था, पोलियो। आप देख रहे, पहले बहुत सारे बच्चे ऐसे मिलेंगे जिन्होंने जन्म से ही जो है अपाहिज मिलते थे, एक पैर एक हाथ खराब है, या ज्यादातर का पैर खराब है, किसका हाथ खराब है, पोलियो है। लेकिन फिर हमने इस पे लार्ज स्केल पे काम किया, बहुत बड़े लार्ज स्केल पे काम किया, और इस बीमारी को क्या किया हमने, इरेडिकेट किया, गायब भारत से, है? भारत से ऐसे पोलियो ड्रॉप्स 2 बूंद जिंदगी की पिलाई गई या नहीं पिलाई, हर एक बच्चे को पिलाई गई, जिससे कि इस बीमारी के कीटाणु खत्म हो जाए। देखो ये चेन, अगर राक्षस एक भी जगह रहेगा तो वो फिर पनपेगा, तो इसलिए जब वैक्सीन कराई जाती है क्या होता है, पूरे भारतवर्ष में आपने देखा एक ही दिन चलता था कार्यक्रम, कि भाई आज पोलियो डे है पूरे इंडिया में, पूरे इंडिया में एक ही दिन, इसका क्यों करते थे हम एक ही दिन, जानते हैं,
कि सबको एक ही दिन क्या कर दो, मार दो। अगर आपके घर में मच्छर है, एक दिन कोई यार एक दिन चलो आज तो मैं अपने बेडरूम के मार, अपने बेडरूम के मार दी, लेकिन बाथरूम के, किचन के, दूसरे कमरों के तो है झुके तुम, वो आ जाएंगे। फिर दूसरे ने कहा अच्छा आज मैं अपने ड्राइंग रूम के मार देता हूँ, है, ड्राइंग रूम के मार दिए। अब वो ड्राइंग रूम के मारे थे, तो जो पहले थे वो बेडरूम में फिर आ गए दोबारा से, क्योंकि मच्छरों की संख्या तो है ना भी। लेकिन अगर आप एक दिन ठान लें कि भैया बेडरूम के भी, ड्राइंग रूम के भी, टॉयलेट के भी, बाथरूम के भी, जो जो कमरा है वहां के भी, सबके एक साथ मार दूंगा, अब आपके घर में मच्छर नहीं है, आपका घर मच्छर से मुक्त हो गया। अब बाहर से ही आएगा तो मच्छर आएगा, आपके घर के अंदर तो नहीं। ऐसे ही हमने किया कि भैया हम अपने बच्चों के अंदर, अगर किसी के अंदर भी पोलियो का कोई वायरस है तो उन सबको क्या कर देते हैं, मार देते हैं। दूसरी कंट्री से कोई लोग आएगा तो एरोप्लेन से आएगा, वहां पे चेक करेंगे, एरोप्लेन से जैसे निकलेगा चेक करेंगे, भैया पोलियो वैक्सीन लगा के भेजेंगे, ऐसे नहीं भेजेंगे अपने कंट्री में। तो हमने इस तरह से अपने मुल्क से बेटा पोलियो को भगाया है। तो बायोटेक्नोलॉजी का इसमें सहारा लिया है, बायोटेक्नोलॉजी का सहारा लिया है ना। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट के लिए भी हमें ये चाहिए। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, आपने देखा कि बायोटेक्नोलॉजी में हम प्रोडक्ट बनाते हैं, है ना। तो अगर हम इन्हें वैसे बनाएं तो बहुत समय लगता है और वो बहुत महंगे पड़ते हैं। लेकिन हम अगर ट्रांसजेनिक एनिमल्स को बनाएं और उनसे फिर ये प्रोडक्ट लें तो ये बहुत सस्ते पड़ते हैं और तेजी से और बहुत सारी मात्रा में बनते हैं, है ना। अब आप देखें ऐसे एक ह्यूमन प्रोटीन है, क्या है, ह्यूमन प्रोटीन है, अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन। कौन है, अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन, एक ह्यूमन प्रोटीन। ये हेल्पफुल है। अगर ये प्रोटीन ना हो तो श्वसन की एक बीमारी हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत आ जाती है, और जनरली उन्हें तो जरूर होती है जो सिगरेट ज्यादा, धूम्रपान ज्यादा करते हैं, है ना, उन्हें ज्यादा हो जाती है। तो उसके लिए क्या चाहिए, ये चाहिए। ये हमने कहीं से ली, एक शिप से ली, शिप से तैयार किया इसे। किससे तैयार किया, शिप से तैयार किया, है ना। एक ट्रांसजेनिक काउ बनाई गई सबसे पहली, ट्रांसजेनिक क्या बनाई गई, काउ। उसका नाम क्या था, रोजी। क्या नाम था उस काउ का, रोजी। रोजी नाम की एक गाय थी जो तैयार की गई, वो भी एक ह्यूमन प्रोटीन बनाती थी। क्या बनाती थी, ह्यूमन प्रोटीन। उसके मिल्क में ह्यूमन प्रोटीन होता था। क्या होता था, ह्यूमन प्रोटीन। कौन सा ह्यूमन प्रोटीन जानते हो, अल्फा, अल्फा कौन तो नहीं है, अल्फा लैक्टो एल्ब्यूमिन, अल्फा लैक्टो एल्ब्यूमिन। हमने एक ऐसी गाय बनाई रोजी, जिसके 1 लीटर दूध में इस प्रोटीन की मात्रा 2.4 ग्राम तक थी। 1 लीटर में कितनी थी, 1 लीटर पियोगे दूध तो कितना प्रोटीन मिलेगा, है? कितना, 2.4, 1 लीटर दूध। ये बच्चों की सेहत के लिए बहुत अच्छा है, हमारे ह्यूमन के लिए। आपने देखा भी होगा कि दूध की जो कीमत होती है ना,
इस प्रोटीन के ऊपर डिपेंड करते हैं कि भाई कितना 1 लीटर में कितना है। अगर वो ट्रांसजेनिक गाय नहीं है तो इसकी मात्रा बहुत कम होती है, तो दूध की वैल्यू भी कम होती है। दूध की वैल्यू भी क्या होती है, कम। जो बाहर से दूध आता है या बाहर जो दूध भेजा जाता है उसमें ये वैल्यू देखी जाती है भैया कि अल्फा लैक्टो एल्ब्यूमिन कितना, उस आधार पे ग्रेड दिया जाता है दूध को, ग्रेडिंग दी जाती है दूध को, है ना। हम तो हिंदुस्तानी है, क्या चेक कर रहे हैं भाई, कहीं का दूध है, भैंस का गाढ़ा है पतला है, इससे ही चेक कर लेते हैं, है ना। हमें तो गाढ़ा और पतले से मतलब है, गाढ़ा है या पतला है। हम उसकी केमिस्ट्री में थोड़ा ना घुसे हैं, या घुस गए हैं? केमिस्ट्री में तो नहीं घुसे हैं, ये घुस गए? नहीं घुसे, लेकिन अब घुसे हैं। अब हम पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, हैं? सब बच्चे समझदार बन रहे हैं, तो हम जब समझदार बनते हैं, पढ़ते हैं, तो हम बारीकी में जाते हैं चीजों में। किस में जाते हैं? बारीकी, छोटी छोटी चीजों को पकड़ते हैं। तो हम, हाँ, अरे भैया ये चाहिए तो अपने दूध में वैसी ही नस्ल की हम गाय या भैंस पालें जिनमें ये होगा, है ना, क्योंकि यही तो सेहत के लिए जरूरी है। बाकी तो हम पानी पी रहे हैं, क्या पी रहे हैं, चाहे 5 लीटर दूध पी जाओ, एक बच्चा 5 लीटर दूध पी के नहीं उतना दे रहा, तो अब ये हमें सस्ता भी पड़ेगा ना। भैया हम 1 लीटर का कितना दे रहे हैं, फिलहाल मान लें 70 रुपए दे रहे हैं, 60-70 के बीच में दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, लेकिन इतना दे, अब 5 लीटर दूध आप लाए तो आपको 2.4 ग्राम से भी कम पर लीटर दूध का मिला, तो उधर 5 लीटर दूध और उधर 1 लीटर दूध बराबर हो गया। 5 लीटर के हमने कितने दिए, 7 पंजे 35, कितने दिए, 350, और 1 लीटर के दिए 70 रुपए। अगर हमने, अब हमें ये तो हवस है कि मैं तो पूरा गिलास भर के या लोटा भर के दूध पीऊंगा, लेकिन उसमें पीऊंगा क्या, वो तो नहीं होगी। थोड़ा पिए लेकिन पौष्टिक पिए। अंतरिक्ष में जाते हैं लोग बाग, पूरा भंडारा थोड़ा ना लेके जाते हैं, महीनों का हिसाब किताब है, क्योंकि उसका ही वजन इतना हो जाएगा। क्या लेके जाते हैं, छोटे छोटे कैप्सूल हैं उनके बने हुए, कि जितनी बॉडी की जरूरत है भैया उतना मिलता रहेगा, तो जितना प्रोटीन चाहिए, जितना फैट चाहिए, जितना विटामिन चाहिए उतना मिलता रहेगा, है अनावश्यक रूप से कहाँ है। वो तो हमारी स्टमक डेवलप हुआ है, एलिमेंट्री कैनाल डेवलप हुई है इस देखते हुए कि बाहर से जो सामान्यतः हम खा रहे हैं उसमें इतना खाते हैं तो इतना मिलता है भैया, इसलिए पेट बड़ा चाहिए, गाय भैंस को और बड़ा चाहिए, हाथी को और बड़ा चाहिए शरीर के अनुपात में। लेकिन अगर हम पहले ही जान लें कि भैया ब्लड में ऐसी जरूरत इतनी है और उतना ही लें, तो भैया उतना ही काफी है क्या, नहीं काफी है, तो यही तो कॉन्सेप्ट है। तो हमने ये दूध ले, ठीक, गाय का नाम रोज, गाय का नाम रोजी, रोज, ठीक है। और प्रोटीन कौन सी है मिल्क में, दोनों को याद रखना, ठीक है, ह्यूमन प्रोटीन। चलिए, ये हो गया, बायोमोलिक्यूल्स हो गया। अब भैया कुछ ऐसे भी केमिकल हैं जो टॉक्सिक है, क्या है, टॉक्सिक, जहरीले केमिकल। और भैया ये केमिकल टॉक्सिक है, ये कैसे काम करते हैं और हम इन टॉक्सिक को कैसे जीत सकते हैं, इनकी टॉक्सिसिटी कैसे अपनी बॉडी में कम कर सकते हैं, इसके लिए भी तो हमें कोई जानवर चाहिए कि जाते ही लगा दो इंजेक्शन किसी के, आदमी के ठोक दो एकदम जहर का, है कि भाई इस पे देखेंगे तो पता नहीं कितने आदमी शहीद हो जाएंगे इस काम के लिए। तो हमें क्या चाहिए, एनिमल चाहिए एक्सपेरिमेंट करने, और कैसे एनिमल चाहिए, जिनका जीनोम हमसे मिलता जुलता हो। तो वो कैसे संभव है, वो तो भाई जेनेटिकली मॉडिफाइड ही हो सकते हैं, ट्रांसजेनिक ही हो सकते हैं। तो वो हम माइस पकड़ते हैं, वो बंदर लेते हैं, वो खरगोश लेते हैं, और उनके ऊपर उन टॉक्सिस का इफेक्ट देखते हैं, जैसा उनके ऊपर होगा उससे मिलता जुलता ही हम पे हो। भाई सोना हो 90 तो होगा, सोना हो 90 तो होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि 95% से भी ऊपर डीएनए हमारा उससे मिलता जुलता है जीनोम में, तो वैसा ही सर वो करेंगे। तो भैया उनके बिहेवियर को भी देखने के लिए इन ट्रांसजेनिक एनिमल्स की आवश्यकता पड़ी और पड़ती है? समझ में आ गया? अब ये तो कर लिया हमने मॉड्यूल। अब भैया एथनिक वैल्यू की, नैतिक, किसी में हम चेंज कर दें और चेंज करके कुछ भी बना सकते हैं क्या, ऐसे तो चेंज करके हम कुछ भी बना सकते हैं। भाई किसी की अगर जीन में हमने चेंज किया है, अगर जीन में चेंज करें और इस पे कोई कंट्रोल ना हो,
तो हम तो कैसा भी जानवर तैयार कर सकते हैं। आपने देखा होगा हॉलीवुड मूवीज आती हैं, वो एक्सपेरिमेंट करते हैं लैब के अंदर, हैं, और बायोटेक्नोलॉजी पे ही तो बनती है आजकल ज्यादा मूवी। अलग तरह का जानवर बना देते हैं, वो जो पहले कंट्रोल में रहता है, फिर क्या हो जाता है, वो अनकंट्रोल हो जाता है। क्या हो जाता है, अनकंट्रोल हो जाता है। और जब अनकंट्रोल हो जाता है तो क्या होता है, उस पे कोई, वो ह्यूमन के लिए क्या हो जाता है, खतरनाक। कहा तो ये भी जा रहा है कि भैया ये जो कोरोना था, ये एक देश है, तथा कथित एक देश जो बदनाम देश है, जो ऐसे एक्सपेरिमेंट जानवर पे ज्यादा करता रहता है, उसने जेनेटिकली मॉडिफाइड तैयार किया कि युद्ध में काम आएंगे, कि किसी देश पे छोड़ दूंगा मैं, पता भी नहीं चलने का, चुपचाप छोड़ दूंगा, है, बायो बॉम्ब, बैक्टीरियल बॉम्ब, उस देश में महामारी बीमारी फैल जाएगी, साले बीमारी से मर जाएंगे। और तो जी, लेकिन वो क्या जानता था कि वो अनकंट्रोल होके तो उस पे ही सबसे पहले हमला करेगा, है, वहीं पे हमला हो गया, सबसे लीक हो गया वो लैब से, उन्हीं के लैब से, और उन्हीं खतरनाक गेम कर दिया। विश तो रोया ही रोया, लेकिन वो भी रोया, वो पहले रोया, बाकी बाद में रोया, वो अब तक रो रहा है, क्योंकि वो तो जनक है वहां का बीमारी की। तो खतरा हो सकता है नहीं, तो अब एक कंट्रोलिंग की जरूरत है भैया, एक ऐसा कंट्रोल किया जाए जिससे कि ये आदमी के लिए नुकसानदायक ना हो। अन्यथा कल्पना तो आदमी की कुछ भी है, अरे यार एक ऐसा आदमी बना दो जिसके सिर पे ही सब्जियां उगनी शुरू हो जाए, जीन डाल दो उसमें सब्जियों के, ना, सब्जियां उगेंगी सिर पे, आदमी भी है सब्जियां भी, दो सिर वाला आदमी तैयार कर दो, चार हाथ वाला। मम्मी कहती काम करते हो, मेरे को चार हाथ पैर है क्या, बना दो ऐसी मम्मियां हैं जिनके चार हाथ पैर हो। तो हो सकता है भाई, जब हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में संभव है, तो ये तो आगे की रास्ता खुल गया, लेकिन इस पे कंट्रोल जरूर, कि भैया एक नैतिकता जरूरी, एक ऐसे जीव जंतु ना तैयार हो जाए जो मानव जाति के लिए ही विनाश का कारण बन जाए, तो एक कंट्रोलिंग जरूरी है। हाँ? क्या है, एक कंट्रोलिंग जरूरी है। क्या है ये, कुछ है, क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी बनाई गई, जो अप्रूवल देगी कि भैया कितना मॉडिफिकेशन कर सकते हैं आप ह्यूमन वेलफेयर के लिए, कितना नहीं, है ना, कितना अप्रूवल आप किसी भी जीन में, किसी भी ऑर्गेनिज्म में कर सकते हैं, यानी कि कितना भी मर्जी कर लो और तैयार कर दो एक, है ना। ये कहने लगे कि मुझे तो, मेरे अंदर तो विराट कोहली के जीन्स डाल दो, डाल सकते हैं भाई, हो सकता है एक अगला ऐसा हम तैयार कर दे जेनेटिक एनिमल। अभी तक तो हम एनिमल ही कर रहे हैं ना, अभी तक तो हम एनिमल पे, जेनेटिक एनिमल पे, जेनेटिक ह्यूमन ना होना शुरू हो जाए अगर ये कंट्रोल नहीं होगा तो, है ना। और बच्चे, और भाई वास्तव में एक नैतिक मुद्दा है, कोई अगर सेंटर खुल जाए तो माता जी चली जाएंगी, कोई भी मम्मी चली जाएगी, भैया मुझे तो ऐसा बेबी चाहिए जो इतना लंबा हो, विराट कोहली हो, या सलमान खान जैसा लगे, है, या कोई भी कैरेक्टर जो पसंद हो उन्हें उस तरह का लगे, तो भैया फिर तो पता लगा कि भाई सलमान खान की वैल्यू क्यों है, विराट कोहली की वैल्यू क्यों है, क्योंकि वो एक है। और अगर घर घर विराट कोहली और घर घर सलमान हो जाएंगे तो क्या वैल्यू रह जाएगी, रह जाएगी कोई वैल्यू, फिर वैल्यू खत्म। भाई सलमान तेरा क्या, सलमान तुम्हारा है, हमारे घर का सलमान देख, तो हमारे घर का विराट देख, तो भैया ये कंट्रोलिंग जरूरी, जरूरी है ना, जीन पे कंट्रोलिंग जरूरी है, कि कितना हम चेंज करें, उतना ही चेंज करें जितना जरूरी है, जितना वेलफेयर के लिए जरूरी, ठीक है, एनिमल्स के मामले में तो खास तौर से बात ध्यान में रखनी है। नहीं ऐसे तो किसी भी
छोटा ऑर्गेनिज्म हो, बड़ा ऑर्गेनिज्म हो, उस पर सब पे ध्यान रखनी है कि इसमें ऐसा चेंज ना कर दे ह्यूमन के लिए खतरा बन जाए। ये एक बहुत बड़ा, इस कमेटी के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ये इसमें। हाँ, इसमें एक और गेम होता है पैटर्न का। पेटेंट करा ली भाई कोई चीज, है ना, कोई चीज क्या करा ली, पेटेंट। पेटेंट का मतलब ये हो गया कि भैया ये मैंने आविष्कार किया है और इस पे मेरे अलावा अब और किसी का अधिकार नहीं है। अगर आपको ये काम करना है तो आप उसके बदले में मुझे कुछ दे, रॉयल्टी मुझे पे करें जितना मैं चाह रहा हूं, तब आप मार्केट में लेके आए, है ना। अब ऐसे ही लोगों में आक्रोश पैदा हो गया। लोगों में क्या पैदा हो गए, आक्रोश पैदा हो गए। क्या आक्रोश पैदा हो गए भैया, आक्रोश पैदा ये हो गए कि जो लोग, जो कंट्री हैं, उनके यहाँ ट्रेडिशनली जो चीजें यूज होती थी, उन्हें कोई तीसरा कंट्री आके जो जानता भी नहीं वो क्या चीज है, कहते जी मेरा है। अब जैसे चावल को ही ले लें हम, राइस। एशिया में राइस जो है बहुत लंबे, बहुत पहले समय से पैदावार इसकी होती रही है। अगर हम इंडिया में बात करें, किसमें बात करें, भारत, भारत में ही जो बेटा राइस है ना, उसकी 2 लाख से ज्यादा किस्में, किस्में बताई ये तो मैंने, 2 लाख से, 2 लाख तरह का चावल है हमारे इंडिया में। हम तो 2-4 किस्में ही जानते हैं। हम क्या जानते हैं, बासमती। और बासमती में ही 27 किस्में हैं। बासमती की कितनी किस्में हैं, 27 प्रकार का बासमती है, जो अपनी खुशबू और सुगंध के लिए जाना जाता है, स्वाद के लिए जाना जाता है। सब बासमती खाना चाहते हैं, सबको बासमती की सुगंध बहुत पसंद है। हम इंडियंस को तो बहुत पसंद है, चावल ना हो हमारे खाने में, है, बिरयानी वगैरह ना बने, चावल ना बने तो क्या खाना, अधूरा है खाना, दावत अधूरी है। तो एक अमेरिकन कंपनी आई भाई, उसने मॉडिफाइड कुछ जरा सा चेंज किया, ड्राफ्ट जो उसकी बोनी किस्में हैं उनके साथ हाइब्रिड तैयार करके, इसका क्या नाम, धान का, और कह दिया जी ये तो बासमती हमारा है, अब इससे कोई नहीं यूज कर सकता क्योंकि हमने दिया। ऐसे ही हल्दी में एंटीसेप्टिक गुण है। अरे भैया हमारे यहाँ कई सदियों से किसी बच्चे के अगर चोट लग जाए तो उसकी दादी सबसे पहले चोट पे क्या लगाती है, हल्दी लगाती है। दूध में क्या घोल के पिलाती है, हल्दी पिलाती है हमारे यहाँ सदियों से। अरे भाई तुम हल्दी का स्वाद जानते भी, मसालों में यूज होती है हमारे यहाँ तो, सब्जियों में, जमानों से। और एक विदेशी आए और घोर बेईमानी कि जी ये तो हमारा एंटीसेप्टिक गुण तो हमने खो दिया। भाई तुमने कहां से खो दिया, जरा बताना शुरू करो। उस पर ऑब्जेक्शन किया फिर इंडिया ने, दोनों पे ऑब्जेक्शन किया। नीम में एंटी फंगल कैपेट, भाई हमारे यहाँ कि कोई बीमार हो जाता है, फोड़े फुंसी निकल जाते हैं, क्या कहते हैं उसे, नीम के पानी में नहा ले भाई, नीम के पानी से धो ले, से साफ कर ले। हम सदियों से ये ज्ञान हमें मिलता है, पीढ़ी पीढ़ी दर पीढ़ी से मिलता आ रहा है, और आज आके कह दे नहीं कि ज्ञान तो हमारा है, अब तुम जो यूज करोगे तो हमें पहले पैसे दोगे, तब जाके आप यूज कर सकते हो इस ज्ञान को। कोई औषधि बनाओगे तो पहले हमें पैसे दोगे। तो भैया ये एक समस्या है, है कि नहीं है। ये एक नया खेल बना है पेटेंट होने का, एक नया खेल शुरू हो गया। और नया खेल होता है, ये जो हमारे कंट्री, जो वे हैं कंट्री जिनके पास संसाधन कम है, थोड़े से पैसा कम है, करीब है, तो बायोपायरेसी आ, क्या आ रही है, बायोपायरेसी क्या है, ये मल्टीनेशनल कंपनियां जो देश की जो कुछ देशों की जो परंपराएं हैं, लोगों की पुरानी परंपराएं हैं, उन्हें बिना कुछ हर्जाना, उन्हें उल्टा दिए बगैर अपना बना लेते हैं और कहते हैं हमें दो। अरे भैया तुम उन्हें दो जिनका यूज कर रहे हो, तुम अगर इसे इस्तेमाल करोगे तो तुम उन्हें दो। अब जो गरीब कंट्री है उनके पास बायोडाइवर्सिटी तो पूरी है, परंपरागत ज्ञान भी उनके पास बहुत है, लेकिन संसाधन नहीं। और ये जो नए, जो अमीर देश हैं, इनके पास बायोडाइवर्सिटी नहीं है, परंपरागत ज्ञान नहीं है, लेकिन पैसा है, उसका वो फायदा उठा के ये बायोपायरेसी का खेल खेलते। इस पे हमारी संसद ने फिर कानून, दूसरा अमेंडमेंट किया इसमें हमारी संसद में, इस पे पायरेसी कानून पे, पेटेंट कानून पे, और एक संशोधन, दूसरा संशोधन हमारे संविधान में किया इसे रोकने के लिए, है? तो भैया इस प्रकार से बायोटेक्नोलॉजी, तो बायोटेक्नोलॉजी का मतलब समझे ना, बायोटेक्नोलॉजी देखो जब तक हमारे कंट्रोल में है,
आपने देखा विज्ञान के बारे में एक निबंध लिखा करते हो, तुम 10वीं से लिखते आ रहे हो, विज्ञान वरदान है या अभिशाप है ना? तो वरदान जब तक है जब तक वो कंट्रोल्ड है ह्यूमन के, और जहां कंट्रोल से बाहर हुआ वो अभिशाप बनते थे। ऐसे ही बायोटेक्नोलॉजी उसकी एक विधा है, वो कंट्रोल कर तक है वरदान है, और जहां कंट्रोलिंग से बाहर निकली, नियंत्रण से बाहर निकली, तो क्या बन जाएगी? अभिशाप। हाँ? अब आप आज की डेट में आपको जो इच्छित जीव है वो मिल रहे हैं, मिल रहे हैं ना, अलग अलग तरह के जीव मिल रहे हैं बाजार में, जो इच्छित जीव है, संशोधन करके बनाए जा रहे हैं, है ना? तो भैया ये संशोधन ठीक है, होना चाहिए जब तक हमारे वेलफेयर में। ऐसे मच्छर भी बनाए जा की कोशिश हो रही है, ऐसे जीव भी बनाने की कोशिश की है जो मच्छरों को खा जाए, लार्वा को खा जाए। मच्छर बहुत बीमारी फैला रहा है नहीं, तो ऐसे मॉस्किटो या ऐसे जानवर भी तैयार किए जाए, या ऐसे मॉस्किटो भी बनाने की कोशिश की जा रही है जो स्टेराइल हो तो मॉस्किटो, लेकिन क्या हो, स्टेराइल, जनन ना कर सकते, हाँ? और उन्हें छोटे बच्चों को खा जाए और खुद वो स्टेराइल हो, तो उन्हें तो खा जाएंगे वो जो बीमारी फैलाने वाले हैं, खुद वो प्रजनन नहीं कर सकते। तो ये ह्यूमन वेलफेयर है क्या नहीं है? तो इस प्रकार से बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस होते हैं। समझ में आई ये बातें या नहीं आई? हैं? कितने बच्चों को समझ में आई? बायोटेक्नोलॉजी के कुछ उदाहरण हमने, हाँ, आगे इससे समझ तुझे आगे आई समझ में? अब आई आगे, सबको समझ में आई है? तो भाई इसे अच्छी तरह से पढ़ें और बढ़िया सा पढ़ें, क्योंकि जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार याद होगा, उतनी बार टर्म्स एंड टेक्नोलॉजी याद होंगी, है ना? टर्म्स याद हो जाएंगी, बहुत सारी टर्म्स आ गई हैं अब, छोटी छोटी, हर लेसन में कम से कम 3-4 आ जाती हैं। इसका मतलब क्या है? तो ये आप एक क्रम से हर लेसन वाइज लिखें कि जिस लेसन में ये आई है, और उसकी फुल फॉर्म लिखें, है ना? जितने लेसन में, हर लेसन में लगभग 12th के तो काफी लेसनों में ये आई है ना? उन्हें हर बार लिखें कि भैया ये टर्म्स आई थी, इसमें शॉर्ट फॉर्म और इसकी फुल फॉर्म ये है, ये शॉर्ट फॉर्म यूज हुई थी, इसकी फुल फॉर्म ये है, शॉर्ट फॉर्म ये थी, फुल फॉर्म ये है। तो वो याद हो जाएगी, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उन्हें। ठीक है बच्चों, ये नहीं? तो ये क्या थी, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन की अंतिम था, जो रह गया था वो आज कंप्लीट हमने करा। इसमें कोई प्रश्न आपको हो तो पूछ सकते हैं, पूछिए। पूछना, एनसीईआरटी जरूर लेके आए, जब भी यहाँ हो ना, चेक कर लो एक बार, एनसीईआरटी पड़ी नहीं बैग में। कितना वजन है, कितना वजन है? हाँ, 56 के करीब, मतलब सब इसी एवरेज के बैठे हैं, 50-56, 50-60 के बीच में। किताब का वजन कितनी, दोनों का है? दोनों का वजन कितना है, ज्यादा है कोई? तो ये मान लो कि इतनी वजन तो लेके चलना ही है ना? और हमें काम मिल गया। और अच्छा अच्छा पढ़ो, बढ़िया पढ़ो, और खुद का भी, पेरेंट्स का भी, और पीछे पीछे हमारा भी नाम रोशन करो, है? अच्छा पढ़ो बहुत। कोई प्रश्न हो तो पूछेगा। ठीक है, थैंक यू।